देखो लास्ट क्लास में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का सिर्फ मतलब बताया था, लिखवाया कुछ भी नहीं था। आज मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सारी चीजें लिखवाने जा रहा हूँ। पहले जो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ एक डायग्राम बना के समझाया सारा, अब उसी बात को मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, नंबर वाइज डालते लिखते जाओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखो बेटा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो बात लिखवाने जा रहा हूँ मैं। लिखो जरा इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। देखो जी, हमारे कानून का नाम क्या है, जो जिस लॉ के अंदर इसको बताया गया उसको क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस लॉ के सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इस लॉ के सेक्शन 5 में ये बताया गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। देखो जी, इसमें लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing देखो जी क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो भी इन राइटिंग, लिखित में। ध्यान रखना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 5 ये बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, वो भी राइटिंग में, लिखित में। अब कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है रखना, जिसमें होता है, कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब शर्त रहित, अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है जी, जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ठीक है जी, और जो उसको बनाता है उसका इस पे साइन होते हैं। साइंड बाय द मेकर, बनाने वाले के इस पे उसके साइन होते हैं, साइन बाय द मेकर। उसमें क्या किया जाता है, एक पर्सन को डायरेक्शन दिखाई जाती है, डायरेक्ट किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो हम उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हम एक पर्सन को डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, मुझे पैसा देना है, या फिर मेरे कहने अनुसार किसी व्यक्ति को देना है, या फिर जो इसका बियरर होगा, जो इस डॉक्यूमेंट को लेके आएगा आपके पास, उसको देना है। तो देखो, हम किसी व्यक्ति को इसके अंदर डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको गाइड कर रहे होते हैं, उसको निर्देश दे रहे होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। किसी पर्सन को हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, किस लिए डायरेक्ट कर रहे होते भाई, टू पे करने के लिए। और सर्टेन सम ऑफ मनी, जो अमाउंट होगा वो भी सर्टेन होना चाहिए कि इतना पैसा देना है आपको। 10,000, आपको 3 महीने बाद 10,000 रुपए देने हैं, आपको 2 महीने बाद 10,000 रुपए देने, फिक्स अमाउंट। या ऐसे नहीं बोल सकते आपको 3 महीने बाद 10,000 या 15,000 देने, अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए।
हम किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, एक निश्चित व्यक्ति को डायरेक्ट कर रहे होते हैं टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है जी, मैंने बोला अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित में इंस्ट्रूमेंट होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें एक शर्त रहित ऑर्डर होता है, साइंड बाय द मेकर, बनाने वाले के साइन होते हैं, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। अच्छा, किसको पे करना है भाई? वो जो पैसा देना है ओनली टू, ठीक है, या तो मुझे देना और टू द ऑर्डर ऑफ, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, किसी निश्चित टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा, उसको देना। देखो जी, ये डेफिनेशन है, ये टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, जो मैंने आसान उसमें तो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के समझा ही दिया था। अगर मैंने डायग्राम नहीं बनाया होता ना तो ये मुझे समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है, बट अगर क्योंकि मैंने डायग्राम बना के तुम्हें पहले ही बता दिया है, इसलिए ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जी, यहां तक पहले किसी को डाउट है? अब देखो फिर से पढ़ते हैं एक बारी। क्या पहली बात तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, डेफिनेशन कहाँ पे दी है? इंडिया के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक कानून है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बोला था सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट के बारे में बात की जाती है। प्रोमिसरी नोट के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा, कितनी पार्टी होती है ये बताऊंगा बस। उसके बाद मैंने बोला था सेक्शन 5 में तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात की जाती है, और सेक्शन 6 में चेक के बारे में बात करते हैं। तो चेक हमारे इस चैप्टर में कोई किसी काम का नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। और मैंने बताया नेगोशिएबल का मतलब होता है जो ट्रांसफेरेबल हो, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफेरेबल डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर किया जाता है और डिलीवर कर देने से किसी और का हो जाता है। दो तरह के होती है, एक तो डिलीवर होता है, डिलीवर करते हैं और साथ में हम उसके बैक पे लिखते हैं कि हमने इसको दे दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्स करना, एंडोर्समेंट होती है उसकी। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं सिर्फ दे देने से ही ट्रांसफर हो जाते हैं, और कुछ को डिलीवर भी करते हैं, प्लस उसमें कुछ को डिलीवर करते हैं, साथ में उसमें एंडोर्समेंट भी होती है। बताऊंगा, बात की बात है वो, ये वर्ड अभी बात की बात है। देखो मैंने लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट बताया था, तो मैंने कहा देखो अब क्या लिखा है इसमें, देखो अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो एक इंस्ट्रूमेंट यानी डॉक्यूमेंट, माइंड में डालना इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो भी इन राइटिंग, लिखित में होता है। ध्यान रखना, लिखित में होगा। देखो अगर हम उसको कागज के टुकड़े पे मगर पेज पे बनाएंगे तो उस पर स्टैंप लगाए थे, स्टैंप लगाई जाती है, और वैसे स्टैंप पेपर आता है, स्टैंप पेपर पे बनाते हैं, और वो तो स्टैंप पेपर पे बनाएंगे तो वो अपने आप उसकी लीगल वैलिडिटी होगी, उसमें अपना साइन वाइन तो करोगे जो मैंने सारी बातें बताई है, ठीक है। और पहले तो ये रखना एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि राइटिंग में होता है। दूसरा कंटेनिंग का मतलब होता है रखना या होना, जिसमें होता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर होता है, क्या होता है भाई? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें हम किसी को ना ऑर्डर दे रहे होते हैं, ऑर्डर, और ऑर्डर ऐसे दे रहे होते ये है कि ना उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर 3 महीने बाद आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपके घर का टीवी उठा लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते उसपे, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। उसमें हम किसी पर्सन को कहेंगे कि आपको 3 महीने बाद पैसा देना है, ठीक है, लेकिन हम उसपे कोई कंडीशन अपनी तरफ से इम्पोज नहीं कर सकते, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, क्या लिखा होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, और उसमें साइन बाय द मेकर, बनाने वाले के साइन होते हैं, जो पर्सन ड्रॉ करता है बिल को उसके साइन होते हैं। लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ।
उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। क्या करना है, आपको पे करना है अ सर्टेन सम ऑफ मनी, आपको 10,000 रुपए देने हैं। किसको देने हैं, या तो मुझे देने, ओनली टू और माई ऑर्डर, या तो मैंने बोल दिया राम को देने हैं, तो टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, मैंने बोल दिया कि राम को देने तो राम को देना पड़ेगा। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो जिस बियरर का मतलब जो होल्डर है, जो बिल को लेके आएगा, तुम्हारे पास जो बिल को प्रेजेंट करेगा, जो बिल लेके आएगा उसको दे देना। ठीक है, तो यार ना इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि आपको या तो मुझे पैसा देना है, या मेरे कहे अनुसार किसी व्यक्ति को देना है, या फिर जो इस बिल को लेके आएगा, जो बियरर है इस डॉक्यूमेंट का, उसको देना है, जो तुम्हारे पास प्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसी से इसके फीचर्स निकल के आते हैं। अगर हम दूसरे नंबर पे मैं बोलूं फीचर्स क्या होते हैं, तो देखो फीचर्स ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स देखो। फीचर की बात करें तो पहला, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये किस में होना चाहिए, राइटिंग में। पहली बात ध्यान रखना, पहला फीचर क्या है, ये लिखित में होता है, ये राइटिंग में होना चाहिए। तो देखो पहला फीचर है इसका, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए। ध्यान रखना, ये हमेशा किस में होता है, राइटिंग में होता है, लिखित में होता है। दूसरी चीज, दूसरा फीचर देखो, इसका दूसरा फीचर होता है इट कंटेन्स, अच्छा इसमें क्या होता है भाई, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अच्छा इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। दूसरा फीचर इसमें क्या है, हम किसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं शर्त रहित, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। तीसरा देखो इसका फीचर्स क्या है, ठीक है, इसमें तीसरा फीचर देखो क्या है, मैंने बोला ये एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है, मैंने बता दिया एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। दूसरी चीज इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बनाने वाले के साइन होते हैं, जो इस डॉक्यूमेंट को बना रहा है उसका साइन होते हैं। तो मैं कह रहा हूं इट इज साइंड बाय द, मैं कह रहा हूं इट इज साइंड, ये साइन किया जाता है बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अच्छा ड्रॉई के होते हैं साइन क्या, ड्रॉई के भी होते हैं। इसका इस डॉक्यूमेंट की खूबी क्या होती है, इसमें ड्रॉअर के भी साइन होते हैं और ड्रॉई के भी साइन होते हैं। तीसरा, ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो एक निश्चित होता है, इसकी पेमेंट एक निश्चित डेट को भी की जाती है, और इसका अमाउंट क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ बिल, द अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी अ डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट, यार ना जो अमाउंट बिल का अमाउंट होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी अ डेफिनेट अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। 10,000 या 15,000 ऐसे नहीं, 10,000 या 15,000 ऐसे नहीं बोल सकते, एक निश्चित बताओ 10,000 या 15, एक बोलो। बिल पे क्लियरली होना चाहिए, अमाउंट मेंशन होना चाहिए कि कितने रुपए का, 10,000 का बिल है या फिर 15,000 का बिल है या 20,000 का बिल है। यूं नहीं बोल सकते 10,000 या 5,000 का बिल है, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है क्या, ठीक है, किसकी, किस, ये वाली, अच्छा यहां से लिखे, ठीक है, यहां तो कोई डाउट है क्या, चलो। और अगला देखो,
पांचों, बट देखो द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड। अच्छा देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखना, द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड। देखना बेटा, मैं कह रहा हूं द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड का मतलब पे किया जाना होता है। बिल का अमाउंट पे किया जाना होता है। द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड, किसको पे किया जाना होता है? या तो एक निश्चित पर्सन को या फिर बियरर ऑफ द स्टूडेंट। टू अ सर्टेन पर्सन, किसी निश्चित व्यक्ति को पे किया जाना होता है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, तो कुछ पढ़ाने वाली बात भी नहीं है। ये मैंने इसी से देख देख के लिखे हैं, कोई बड़ा काम नहीं किया। इसी डेफिनेशन से ये फीचर्स निकाल के रखे। पहले मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि क्या फीचर्स है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो देखो, पहला इसमें गुण क्या होता है कि ये राइटिंग में होता है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। यार ना, बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे लिखा जाता है? लिखित में होता है, राइटिंग में होता है। दूसरी, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। और अगर कागज पे लिखो तो उसमें स्टैम्प वो लगानी पड़ती है। दूसरी चीज देखो, और अमाउंट के हिसाब से उसका स्टैम्प लगती है। और आगे देखो क्या मैंने क्या बोला, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन ऑर्डर के साथ हम कंडीशन नहीं लगा सकते। तो मैंने अगला बोला, इट इज साइंड बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉई। जो इस बिल को ड्रॉ करता है उसके भी साइन होते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करता है उसके भी साइन होते हैं। उसके बाद मैंने बोला, द अमाउंट ऑफ बिल मस्ट बी ए डेफिनेट अमाउंट। जो बिल का अमाउंट होता है वो डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। और उसके अलावा देखो फीचर्स क्या है, द अमाउंट ऑफ बिल इज टू बी पेड टू अ सर्टेन पर्सन। किसी निश्चित व्यक्ति को पे किया जाना होता है, और या फिर बियरर को पे किया जाना होता है, ये इसकी खूबी है। और एक निश्चित डेट को पे किया जाना होता है, ये भी होता है। जो बिल की पेमेंट है एक निश्चित डेट को पे की जानी होती है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अब इसमें पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती है? पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कितनी पार्टीज बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, बताओ कौन कौन सा? आप देखो ये जितनी बातें मैं लिखवा रहा हूँ लास्ट क्लास में मैं इसको बता चुका हूं। पॉइंट नंबर देखो बेटा, थर्ड, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितनी पार्टीज होती है बेटा? तो तीन होती है, ध्यान रखना। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले कौन होता है इसमें? ड्रॉवर। बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? ड्रॉवर बोलो, क्या हुआ? क्या क्या होती है पार्टीसिपेंट? क्या? ईएस है भाई, वो दिख नहीं रहा, वो लग नहीं रहा है, वो लिखा हुआ था पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा, द पर्सन who draws the bill, the person who draws the bill
इज कॉल्ड ड्रॉवर। ठीक है जी, जो व्यक्ति बिल को ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जो बिल को बनाता है, जो उसको ड्रॉ करता है, लिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। तो मैंने क्या लिखा? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है। दूसरी बात, दूसरी पार्टी कौन होती है? ड्रॉई। अच्छा, ड्रॉई को हम एक नाम और बुला सकते हैं, एक्सेप्टर। तो इसको कहीं एक्सेप्टर बोला तो जानो। द पर्सन ऑन whom, मैं कह रहा हूं द पर्सन, वो व्यक्ति, ऑन whom, जिस पर, ठीक है, वो व्यक्ति जिस पर बिल को लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। वो व्यक्ति जिसके ऊपर हम बिल लिखते हैं वो क्या होता है? ड्रॉई। तो मैंने ये लिखा है द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन। द बिल इज ड्रॉन, बिल को लिखा जाता है। द बिल इज ड्रॉन। is called drawing। ठीक है। ठीक है, he is the person who purchases the goods on क्रेडिट। ये वो मैं कह रहा हूँ ये वो व्यक्ति होता है जो गुड्स को क्रेडिट पे खरीदता है। ये होता है ना ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? जो गुड्स को क्रेडिट पे खरीदता है एंड एक्सेप्ट द बिल, और बिल को एक्सेप्ट करता है। और पे कौन होता है? पे किसे कहते हैं? द पर्सन, वो व्यक्ति, टू whom, टू whom का मतलब जिसको। मैंने क्या बोला? द पर्सन टू whom द पेमेंट is to be made, is to be made, जिसको पेमेंट की जानी है, is called pay। उसे हम क्या बोलते हैं? पे। Pay may be drawer himself, ड्रॉअर हिमसेल्फ भी पे हो सकता है, और एनी अदर पर्सन। भाई पे कौन हो सकता है? पे ड्रॉअर भी होता है। अगर मैं कह रहा हूँ
बिल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो पैसा अगर ड्रॉअर को मिलेगा तो वो पे बन जाएगा, अगर उसमें नाम तुम्हारा लिख दिया तो तुम पे ही बन जाओगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट पे जिसको जो बिल लिख को प्रेजेंट करेगा वो पे ही होगा। हो सकता है वो ड्रॉअर हो सकता है कोई और व्यक्ति हो। यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है जी। पॉइंट नंबर थर्ड मैंने बता दिया, पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? तो 3। जो बिल को ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉअर बोलते हैं, जो जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, जिसके ऊपर बिल को लिखा जाता है, जो उधार खरीदते हैं और जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। और वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं इसलिए उसका नाम एक्सेप्टर भी होता है। और तीसरी बात मैंने बोला, जिसको पेमेंट रिसीव होनी होती है, जिसको पैसा पे किया जाना होता है उसे हम पे करते हैं। जो पे करने वाला उसे पे नहीं बोल रहा मैं, जिसको पैसा पे किया, जिस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा वो क्या होता है? पे। पे ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो जी, अब बात करते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए जो पॉइंट नंबर 4 में देखो, देखो जी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टर्म ऑफ बिल, बिल का टाइम पीरियड जो होता है। ठीक है, किसे कहते हैं? टर्म ऑफ बिल। पहला इसमें शब्द आएगा टर्म ऑफ बिल। अब ये टर्म ऑफ बिल क्या होता है? किसे कहते हैं टर्म ऑफ बिल? तो जितने समय का बिल लिखा जाता है, बिल को जितने समय के लिए लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ बिल। अच्छा, बिल को 2 महीने के लिए लिखा गया तो टर्म ऑफ बिल कितना है? 2 महीने। 4 महीने, 3 महीने के लिए लिखा गया तो बिल का टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने। 90 दिन के लिए लिखा गया तो बिल का टाइम पीरियड कितना है? 90 दिन। लिखवा दो द टाइम पीरियड फॉर विच, मैं कह रहा हूं देखो, द टाइम पीरियड फॉर विच, वो समय जिसके लिए बिल लिखा जाता है। द टाइम पीरियड, मैं कह रहा हूं वो समय जिसके लिए बिल लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ बिल। तो द टाइम पीरियड फॉर विच द बिल इज ड्रॉन, bill is drawn is called term of bill। जितने समय के लिए बिल लिखा जाता है उसे हम टर्म ऑफ बिल कहते हैं। अगर बिल 90 दिन के लिए लिखा गया तो टर्म ऑफ बिल कितना है? 90 दिन। अगर बिल 3 महीने के लिए लिखा गया तो टर्म ऑफ बिल कितना है? 3 महीने। अच्छा, 2 दिन के लिए मतलब 20 दिन के लिए लिखा गया तो टर्म ऑफ बिल 20 दिन। 60 दिन के लिए लिखा तो 60 दिन। 90 दिन के लिए लिखा है तो 90 दिन। 2 महीने के लिए लिखा गया है तो 2 महीने उसका टर्म ऑफ बिल है, यानी टाइम पीरियड ऑफ बिल। बिल का टाइम पीरियड कितना है? उसके बाद देखो एक वर्ड आता है इसमें, दूसरा देखो ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट कैसे निकलती है देखना बेटा, क्या होती है ड्यू डेट? तो ड्यू डेट में लिखवाने की जरूरत है, बस ये देखो ड्यू डेट कैसे निकलती है। ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। मैंने क्या बोला? डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। बिल के लिखने की डेट, बिल के लिखने की डेट
प्लस उसमें जोड़ देंगे टर्म ऑफ बिल, कितने समय का बिल है, प्लस अच्छा टर्म ऑफ बिल। इसके बाद जो डेटा, देखो मैं कह रहा हूं डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल प्लस टर्म ऑफ बिल, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो डेट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट, ठीक है। अब कई क्वेश्चन में देखो सुनो, कई सिचुएशन में हमें क्या लेना होता है, डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल, कई में लेना होता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। वो डिपेंड करता है बिल कौन सा लिखा गया। बिल अभी बताता हूँ, बिल दो तरह के होता है, एक होता है बिल आफ्टर डेट और एक होता है बिल आफ्टर साइट, ठीक है। बिल आफ्टर डेट क्या होता है, अगर बिल का टाइम पीरियड डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट किया जाएगा, जिस दिन बिल लिखा गया अगर उसका टाइम पीरियड उसी दिन से काउंट किया जाएगा तो उसे बोलते हैं बिल आफ्टर डेट, क्या बोला जाता है। और अगर बिल का टाइम पीरियड जिस दिन एक्सेप्ट किया गया बिल उस दिन से काउंट किया जाएगा तो उसे बोलते हैं बिल आफ्टर साइट, क्या बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट। तो अगर बिल आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल, और अगर बिल आफ्टर साइट है तो क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से, एग्जांपल सुनना। अगर मान लो बिल लिखा गया है, ड्यू डेट निकालनी है मुझे ड्यू डेट निकालनी है। मान लो मेरा बिल ड्रॉ किया गया जनवरी की 1 तारीख को, जैन की 1 तारीख को, ठीक है। मेरा बिल लिखा गया जैन की 1 तारीख को 2019। अच्छा, मेरे बिल का टाइम पीरियड है 3 मंथ्स, कितना महीना है, 3 महीने का बिल लिखा गया। तो जरा देखो कौन सी डेट आएगी, सुनना क्या, और डेट भी कैसे काउंट करेंगे वो भी देखना जरूरी होता है। देखो कैसे गिनेंगे, जैन के 1 तारीख को बिल लिखा गया तो जैन के 1 से फेब के 1 कितना महीना हो गया। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब 1 से स्टार्ट किया तो 1 पे ही खत्म करेंगे, 1 से स्टार्ट किया है 1 पे खत्म करेंगे। जैसे मान लो अब मैं अगर 29 तारीख से स्टार्ट किया तो 29 पे खत्म करेंगे, और फरवरी में अगर 29 का महीना नहीं है तो 29 का दिन नहीं है तो उसका आखिरी दिन। अगर मान लो मैंने लिखा, हमने बिल ड्रॉ किया है जैन की 30 तारीख को, तो जैन की 30 से फेब की 30, अब फेब में तो 30 होता ही नहीं है तो फेब उस महीने का आखिरी दिन लेंगे। फिर अगली बारी फिर वहीं पहुंच जाएंगे 30 पे 30। अगर जैसे फरवरी में तो 28 हो गया, फिर उसके बाद मार्च में कहाँ जाएगा, कहाँ पर पहुंचेंगे 30 पे, क्योंकि हमने 30 से स्टार्ट करी तो 30 पे ही खत्म करेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, देखो हमने बिल ड्रॉ कब किया है, बिल ड्रॉ कब किया, मानिए जनवरी की 1 तारीख को, तो जैन की 1 से फेब की 1 महीना, फेब के 1 से मार्च के 1 कितना महीना, 2 महीना। अच्छा, मार्च के 1 से अप्रैल के 1 कितने महीने हो गए, 3 महीने। यहां पर मेरे 3 महीने खत्म हो जाते हैं। देखो जी, जैन के 1 से फेब के 1 महीना, फिर फेब के 1 से मार्च के 1 2 महीना, और मार्च के 1 से अप्रैल के 1 3 महीना। अगर मैं डेट ऑफ ड्राइंग में टर्म ऑफ बिल जोड़ देता हूं तो जो डेट आती है, कौन सी डेट आई, 1 अप्रैल, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। समझ में आ गया। तो मेरे इस एग्जांपल में ड्यू डेट क्या आएगी बताओ, ड्यू डेट क्या आएगी, अप्रैल की 1 तारीख 2019। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। और एक चीज और सुन लो इसमें, यहां तक क्लियर हो गया। मैं इधर बता रहा हूं, देखो इसी के अंदर, या चलो यहां लिख दे रहा हूं। अब एक वर्ड आता है मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट किसे कहते हैं, देखना बेटा, मैच्योरिटी डेट किसे कहते हैं, अगर इसी में मैं 3 डेज एक्स्ट्रा और दे दूं, 3 दिन और जोड़ दूं, जिसको हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। अच्छा, डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं, 3 डेज। अगर मैं यहां पर 3 दिन और दे दूं तो जो डेट आएगी, अब कौन सी डेट आएगी बताओ, अप्रैल की 4 तारीख। ये जो अप्रैल की 4 तारीख आएगी इसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट, समझ गया भाई, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान ना, ड्यू डेट क्या हो गई, वो डेट जो डेट ऑफ ड्राइंग में टर्म ऑफ बिल जोड़ने के बाद आती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। और वो डेट जो डेट ऑफ ड्राइंग में
टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट। समझा गया? तो बताओ मैच्योरिटी डेट कैसे निकलेगी यहां पर अगर लिखना तो, मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू क्या, पहले क्या लिखेंगे, डेज ऑफ, सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट। समझ में आ गया मैच्योरिटी डेट क्या होती है? ठीक है जी। अच्छा, ये जो डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन एक्स्ट्रा दिए ने, 3 दिन जो एक्स्ट्रा दिए, इसको जब स्टार्टिंग में क्या होता था, हम अपनी सहानुभूति के तौर पे देते थे। सहानुभूति के तौर पे मतलब काइंडनेस के तौर पे कि यार वो भी इंसान है, चल 3 महीने खत्म हो गए तो चलो कोई बात नहीं, 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो कि भाई वो भी पैसा वैसा अरेंज करेगा, फाइनेंस अरेंज करेगा, पैसा अरेंज करने में टाइम लगता है, तो हमने अपनी तरफ से 3 दिन दिए थे उसको एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने 3 दिन उसको दिए थे सहानुभूति के तौर पे, ठीक है, कि भाई 3 दिन हमसे ले लो एक्स्ट्रा, और 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं कि ताकि वो पैसा अरेंज कर सके। ठीक है, लेकिन बाद में इसको कानून बना दिया गया, बाद में हमने इसको लॉ में कानून बना दिया, और उसको हम लॉ अब कानून में डाल दिया गया, तो उसको देना ही पड़ेगा, अब इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे स्टार्टिंग में हम अपनी तरफ से देते थे, अपनी इच्छा से, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम सहानुभूति के तौर पे देते कि भाई काइंडनेस के तौर पे कि भाई पैसा अरेंज करने में टाइम लगता है, और बाद में इसको लॉ बना दिया कि आपको 3 दिन ग्रेस के देने ही पड़ेंगे। क्लियर क्या, जिसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है मैच्योरिटी डेट क्या होती है। ठीक है, तो यार ना मैच्योरिटी डेट 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो ये उतार के आ जाओगे ना तो भी 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड टू ड्रॉइंग फॉर अरेंजिंग द फाइनेंस, उसे क्या बोलते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है जी, 3 डेज जो एक्स्ट्रा देते हैं उसको फाइनेंस को अरेंज करने के लिए, पैसे को अरेंज करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्लियर क्या भाई, यहां तो कोई डाउट है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जरा सोचो, अगर मैंने सुना, अब यानी किसी भी पर्सन को, यानी जो ड्रॉई है, ड्रॉई को पेमेंट कब करनी होती है, मैच्योरिटी डेट को। जिस दिन ड्रॉई को पेमेंट करनी है वो मैच्योरिटी, उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट कैसे आती है, या तो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल, या डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल, या फिर क्या लेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, प्लस उसमें टर्म ऑफ बिल जोड़ देंगे, प्लस 3 दिन और दे देंगे, तो जो डेट आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला है, अगर मान लो जनवरी की 1 तारीख को बिल लिखा गया था, तो जैन की 1 से फेब की 1 महीना, फेब की 1 से मार्च की 1 2 महीना, और मार्च की 1 से अप्रैल की 1 3 महीना प्लस 3 दिन, तो अप्रैल की 4 तारीख, अप्रैल की 4 तारीख को मान लो ड्रॉई को पेमेंट करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर ये जैसे मान लो, तो मैं क्या करूँ, देखो उसे हम बोलेंगे मैच्योरिटी डेट। अब मैं क्या करूँ, सुना, अगर तुम डेट ऑफ ड्राइंग प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, या फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ते हो, तो जो डेट आती है वो आ गई 15 अगस्त। जोड़ने में अगर ऐसे जोड़ा तो क्या, कौन सी डेट निकल गई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर या कोई संडे हो गया, तो बताओ फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। संडे को बैंक बंद होते हैं, 2 अक्टूबर को बैंक बंद होता है। ठीक है, या फिर 30 सितंबर और 1 अप्रैल आ गई, तो भी 30 सितंबर और 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे होता है, तो बैंक बंद होता है, तो इस केस में तो दिक्कत हो गई वो भाई। और इस डेज में ये हमारा बिजनेस डे नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली बिजनेस ऑपरेट नहीं होते, तो क्या करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना जरा, अगर मैच्योरिटी डेट में, मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली, जब हमने, अगर हमने मैच्योरिटी डेट निकाली, डेट ऑफ ड्राइंग में टर्म ऑफ बिल जोड़ा और 3 डेज ग्रेस के जोड़े, तो जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट हमारा पब्लिक हॉलीडे आ गई, पब्लिक हॉलीडे में यार ना, या फिर मैं कह रहा हूं और क्या आ सकता है, और इसके अलावा पब्लिक हॉलीडे आ जाए, या कोई गजेटेड हॉलीडे आ जाए। गजेटेड हॉलीडे जो होती है, छुट्टी होती है, जैसे 2 अक्टूबर 15 अगस्त 26 जनवरी, कोई गजेटेड हॉलीडे आ जाए 2 अक्टूबर 15 अगस्त 26 जनवरी, जो छुट्टी होती है, या फिर मैं कह रहा हूँ कोई पब्लिक हॉलीडे हो जाए, इंक्लूडिंग ऑल संडे, यार ना पब्लिक हॉलीडे में संडे भी इंक्लूड होते हैं, सारे संडे को बैंक बंद होते हैं, बिजनेस बंद होता है इन जनरल। ठीक है, बिजनेस
यानी इसको नॉर्मल बिजनेस आवर नहीं माने जाते। इन दिनों इस डेज में बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस डेज में नहीं है, तो नॉर्मल बिजनेस डेज इन इस टाइम पे नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आया, यानी जब हमने डेट ऑफ ड्राइंग में टर्म ऑफ बिल जोड़ा प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़े, तो जो डेट निकल के आई, अगर वो कोई पब्लिक हॉलीडे आ गई या गजटेड हॉलीडे आ गई, तो क्योंकि इन जनरल इस दिन बैंक वगैरह बंद होते, बिजनेस डे नहीं होता, तो उससे एक दिन पहले ले लेते हैं, एक दिन पहले। यानी 15 अगस्त आ गया तो उससे पहले क्या लेंगे 14 अगस्त, 2 अक्टूबर आ गया तो अगर संडे आ गया तो उससे एक दिन पहले का। क्लियर क्या? तो माइंड में डालना, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाती है मैच्योरिटी डेट पे, एक दिन पहले का लेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे, मेरी बात सुनो, मैच्योरिटी डेट, ठीक है, मैं कैसे निकाला है, डेट ऑफ ड्राइंग प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ा, तो जो डेट आई वो तो ठीक थी, डेट को कोई ना तो हॉलीडे होती है ना तो कोई क्या कहते हैं गजटेड हॉलीडे, कोई हॉलीडे नहीं होती, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे इमरजेंसी में छुट्टी देनी पड़ गई, कोई घटना कर गई, कोई इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इमरजेंसी की वजह से छुट्टी देनी पड़ेगी। जैसे अभी मान लो वो डिसीजन आना था राम मंदिर पे, तो उस दिन छुट्टी दे दी थी, तो अगर कोई इमरजेंसी, पहले से छुट्टी डिसाइड नहीं थी, इमरजेंसी में छुट्टी करी, अगर इमरजेंसी में छुट्टी दी है तो फिर उसका नेक्स्ट डे, अगला दिन देखेंगे, इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे, और अगर क्या कहते हैं पब्लिक हॉलीडे या गस्टेड हॉलीडे है तो क्या एक दिन पहले प्रायर, ठीक है, पहले वाला दिन लेंगे, और अगर इमरजेंसी है तो एक दिन बाद वाला। ध्यान रखना, अगर पब्लिक हॉलीडे निकल जाता है या गस्टेड तो क्या लेंगे, और ये यू लिख दूं प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग बिजनेस डे, एक दिन पहले का ले लेंगे। और अगर मान लो इमरजेंसी हॉलीडे हो गई, तो अगर ये निकला और इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी हॉलीडे हुई तो फिर क्या करेंगे, तो यार ना नेक्स्ट बिजनेस डे, तो एक दिन बाद का ले लेंगे। कोई डाउट है क्या? और अगर नॉर्मली निकलती है, जो हमारी ड्यू डेट है नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं, तब तो हम उस दिन करेंगे, उस दिन पेमेंट हो जाएगी आराम से। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, इसके अलावा ध्यान, 30 सितंबर और 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे होती है, तो उस दिन भी अगर वो 30 सितंबर निकल गया बैंक, और या फिर 1 अप्रैल निकला, तो भी एक दिन पहले। ठीक है जी, कोई डाउट है क्या? अब ध्यान रखना, 2 वर्ड और मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ ओरली, एक होता है बिल आफ्टर डेट और एक होता है बिल आफ्टर साइट। अगर हम डेट, मैं कह रहा हूँ, हम मैच्योरिटी डेट काउंट करते हैं डेट ऑफ ड्राइंग से, डेट ऑफ ड्राइंग से मैच्योरिटी डेट काउंट करते हैं। मैं कह रहा हूँ मैच्योरिटी डेट कैसे निकाली, डेट ऑफ ड्राइंग प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, अगर बिल का टाइम पीरियड डेट ऑफ ड्राइंग से काउंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं बिल आफ्टर डेट। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो हमने बिल ड्रॉ किया वो बिल आफ्टर डेट है। अगर बिल आफ्टर डेट है तो काउंटिंग कम से करोगे, डेट ऑफ ड्राइंग से। क्वेश्चन में बोल देगा बिल आफ्टर डेट है, अगर वो बिल आफ्टर डेट है तो ध्यान रखना तुम्हें काउंटिंग कब से करनी है, जिस दिन बिल को ड्रॉ किया, प्लस उसमें क्या जोड़ दोगे, टर्म ऑफ बिल, प्लस को जोड़ दोगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो क्या आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट। और अगर उसने लिख दिया बिल आफ्टर साइट, क्या लिख दिया, बिल आफ्टर साइट, तो ध्यान रखना कहां से काउंटिंग करोगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बिल प्लस टर्म ऑफ बिल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, उसे क्या बोलते हैं, बिल आफ्टर साइट। वो क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट है। क्लियर हो गया? और एक होता है ऑन डिमांड बिल। ऑन डिमांड बिल क्या होता है, जिसमें ड्यू डेट हम मेंशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो सुनो, उसमें लिखा होता है जब वो हमें प्रेजेंट करेगा, जब वो हमें प्रेजेंट करेगा तो हमें बिल को देना पड़ेगा, बिल का पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी कोई ड्यू डेट नहीं होगी भाई, वो तो हमेशा ड्यू है। हम उसमें क्या होगा, जैसी जिस दिन वो प्रेजेंट कर देगा बिल, उसे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं ऑन डिमांड बिल। ठीक है जी, क्लियर हो गया? उसको बिल एट साइड भी बोलते हैं, बिल एट साइड। इसको मैंने क्या बोला, बिल आफ्टर साइड, और उसे बोलते हैं बिल एट साइड। ठीक है जी, इतनी बातें ध्यान रखना, ये मेरे क्वेश्चन को करवाने में काम आएगा, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे।
ठीक है, ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।